नमस्कार, आधा दिन पूरी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाईत। और चलिए बात को लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की। तो रायपुर से बड़ी खबर है, हाईकोर्ट के आदेश पर अमित जोगी का पोस्ट सोशल मीडिया एक्स पर अमित जोगी ने लिखा कि हाईकोर्ट ने मेरे विरुद्ध सीबीआई की अपील को मात्र 40 मिनट में स्वीकार कर लिया। बिना सुनवाई के अवसर दिए। मुझे खेद है कि जिस व्यक्ति को अदालत ने दोष मुक्त किया था उसे बिना सुनवाई के एक भी अवसर दिए दोषी करार दिया गया। अदालत ने मुझे 3 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का समय दिया है। मुझे लगता है कि मेरे साथ गंभीर अन्याय हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय से मुझे न्याय अवश्य मिलेगा। न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखता हूं। मैं पूर्ण शांति, आस्था और धैर्य के साथ आगे बढ़ रहा। सत्य की जीत अवश्य होगी। आप सभी से आग्रह है कि मेरे लिए प्रार्थना करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो आपको बता दें कि जग्गी हत्याकांड पर यहाँ सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के आदेश पर अमित जोगी का ट्वीट निकलकर सामने आया है। तो पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि पहले दोष मुक्त करार दिया गया था, अब मेरी बात सुनी ही नहीं गई। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। बिना सुनवाई के अवसर दिए ही मुझे अब सरेंडर करने को कहा गया है। 3 सप्ताह का वक्त भी दिया गया है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड मामले में आखिरकार छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के डिवीजन बेंच से एक बड़ा फैसला आ गया है, जिस पर अमित जोगी को एक बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने अमित जोगी को 3 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का एक आदेश दिया। इससे अमित जोगी की मुश्किलें बढ़ गई। हमारे साथ सीबीआई के जो अधिवक्ता हैं हम उससे बात करेंगे। गोवर्धन सर है हमारे साथ। सर बताएंगे पूरा मामला क्या था और हाई कोर्ट में क्या आपने दलील दी जिस पर एक बड़ा आदेश आया? आज सीबीआई द्वारा जो अमित जोगी के खिलाफ दोष मुक्ति के खिलाफ जो अपील की गई थी, उस अपील पे सुनवाई हेतु मामला नियत था। इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के पश्चात हमारी अपील जो है वो माननीय न्यायालय द्वारा अलाउ की गई है और अमित जोगी जी को 3 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है। सर ये बताइएगा, ये मामला जिसमें अमित जोगी को बरी कर दिया गया था, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, कैसे हाई कोर्ट आया और आज अंतिम सुनवाई में क्या आप लोगों ने दलील दी? ये मामला 2003 का है, जिसमें कुल 29 अभियुक्त बनाए गए थे, जिसमें माननीय ट्रायल कोर्ट द्वारा 28 अभियुक्तों को सजा देने के बाद अमित जोगी को दोष मुक्त करार दिया गया था, जिसके विरुद्ध सीबीआई ने अपील की थी। इस अपील को पहले हमारी माननीय डिवीजन बेंच ने डिले के ग्राउंड पे रिजेक्ट कर दिया था, जिसके खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एसएलपी दाखिल की थी। उसमें सीबीआई द्वारा दाखिल की गई एसएलपी में डिले पार्ट को कंडोन करते हुए मैटर को रिमांड कर दिया गया था और गुण दोष पे सुनवाई करने का डायरेक्शन दिया गया था। सर इसके अलावा भी जो आपने अपील किया था उसको स्वीकार कर लिया गया जैसे बताया जा रहा है, और सतीश जग्गी जो राम अवतार के पुत्र हैं उन्होंने भी कुछ पिटीशन फाइल किया था, उसमें क्या हुआ? उनकी भी रिवीजन के संबंध में अभी चूंकि माननीय न्यायालय ने अभी कोई उसमें आदेश अभी किया नहीं है, विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है। लेकिन कोर्ट ने उठते उठते इतना ही कहा कि जो अपील फाइल की गई है सीबीआई द्वारा उसको अलाउ किया जा रहा है और उनको डायरेक्शन दिया गया कि 3 हफ्ते के अंदर सरेंडर करें। जहां तक जग्गी वाली पिटीशन है उसमें अभी कोर्ट ने अपना कोई आदेश नहीं दिया है, इसलिए विस्तृत आदेश की कॉपी मिले बगैर अभी कुछ भी कहना मेरे लिए ठीक नहीं है। तो ये हमारे साथ वैभव गोवर्धन जो सीबीआई के अधिवक्ता है, साफ तौर पर ये कहना है कि जो इनकी दलील जो इन्होंने अपील किया था उसको हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और एक बड़ा आदेश सुनाया है जिसमें अमित जोगी को 3 सप्ताह के भीतर में सरेंडर करने का आदेश सुनाया। तो ये माना जा सकता है कि अब अमित जोगी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अमित जोगी काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ सकते हैं। कैमरा पर्सन आशीष श्रीवास्तव के साथ पंकज गुप्ते, INH न्यूज, बिलासपुर। बड़ा फैसला हाईकोर्ट की ओर से आया है और अमित जोगी को सरेंडर करने को कहा गया है। हमारे साथ भगवानू नायक जी हैं, जनता जोगी कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, तो उन्हीं से जान लेते हैं हाईकोर्ट ने सरेंडर करने को अमित जोगी को कहा है, किस तरीके से देख पा रहे हैं? देखिए, लगभग ये 22 साल पुराना ये मामला है और सेशन कोर्ट से अमित जोगी बाइज्जत बरी हुए थे
और उनकी अपील के आधार पर ऐसी जानकारी मिली है कि हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह के अंदर अमित जोगी को सरेंडर करने की बात की। अभी हमने अमित जोगी जी का एक ट्वीट भी देखा और उन्होंने जो कहा है वास्तव में कि अभियुक्त के भी अधिकार होते हैं। हमारी न्याय व्यवस्था में पर्याप्त सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को आर्टिकल 21 में यह अधिकार मिला हुआ है। तो नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि अमित जोगी जी को जो 11,000-12,000 पन्ने की जो अपील पत्र थी, एक तो उनको डिले मिला, 27 मार्च को मिला। उसके बाद उनके जो एडवोकेट जब हाईकोर्ट में उपस्थित होकर के उन्होंने समय मांगा कि हमको इसकी तैयारी करनी होगी, इसके रिटर्न देने के लिए, इसके आर्गुमेंट करने के लिए, तो माननीय उच्च न्यायालय ने लगभग उसमें 24 घंटे का समय था, जिस हिसाब से उसमें तैयारी नहीं हो पाई और कहीं ना कहीं वो उनके खिलाफ गया है। लेकिन हमारे जो देश में जो न्याय व्यवस्था बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अमित जोगी जी खटखटाएंगे और इस प्रकरण में कई ऐसे आरोपी है जिनको बेल मिला हुआ है। तो ऐसी उम्मीद है कि अमित जोगी जी को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल जाएगी। तमाम दावे किए जा रहे थे, बार बार ये बातें सामने आ रही थी कि बेकसूर है, नहीं जेल होगा। सब चीजों को अगर देखा जाए, अब हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। कहीं ना कहीं पार्टी भी शोर लगी हुई थी, खुद अमित जोगी लगे हुए थे कि ये जो फैसला है वो उनके पक्ष में नहीं आया हुआ है। तो अब क्या आगे क्या करने वाले? देखिए, ऐसा है कि कहीं ना कहीं सेशन कोर्ट में बेनिफिट ऑफ डाउट, संदेह का लाभ देकर के अमित जोगी को रिहा किया गया था। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि जो सेशन कोर्ट में जो आदेश दिया वही वो आदेश माननीय हाईकोर्ट भी देगी। लेकिन माननीय न्यायालय ने सेशन कोर्ट के आदेश को पलट दिया। न्याय व्यवस्था का हम सम्मान करते हैं। हमारे पास ऑप्शन है, विकल्प है। अमित जोगी इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि वहां से उनको न्याय मिलेगा। तो देखिए, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा डिवीजन बेंच में ये सुनवाई हुई है और कहीं ना कहीं अमित जोगी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां पर उन्हें 3 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने को कहा गया है। तो देखने वाला विषय ये होगा कि हाई कोर्ट के फैसले को क्या अमित जोगी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती करते हैं या नहीं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। आज माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे विरुद्ध सीबीआई की अपील को मात्र 40 मिनट में स्वीकार कर लिया। जिस व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट ने पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया था, उसे आज बिना एक शब्द सुने दोषी करार दिया है। यह अप्रत्याशित है। अदालत ने मुझे 3 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का समय दिया है। मुझको लगता है कि मेरे साथ गंभीर अन्याय हुआ है। मैं न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय अवश्य मिलेगा। मैं पूर्ण शांति, आस्था और धैर्य के साथ आगे बढ़ रहा हूं। सत्य की जीत अवश्य होगी। आप सभी मेरे लिए प्रार्थना जरूर करें। भारतीय काल गणना के प्रणेता और न्याय प्रियता के प्रतीक चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के शौर्य की गाथा अब बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में गूंजने जा रही है। 3 से 5 अप्रैल तक BLW मैदान में 3 दिवसीय महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन होगा। तो इस आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम भारतीय इतिहास के गौरवशाली अध्यायों को जीवंत करेगा। भारतीय काल गणना के प्रणेता और न्याय प्रियता के प्रतीक चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के शौर्य की गाथा अब बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में गूंजने जा रही है। 3 से 5 अप्रैल तक BLW मैदान में 3 दिवसीय महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन होगा। तो इस आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम भारतीय इतिहास के गौरवशाली अध्यायों को जीवंत करेगा। सम्राट विक्रमादित्य की गाथाएं भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में स्वर्णाक्षरों में अंकित हैं, जहां उनका साहस, दूरदर्शिता और धर्म के प्रति अटूट आस्था आज भी सभी को प्रेरणा देती है। तो भारत के शौर्य और वैभव की भव्य प्रस्तुति का यहां पर आयोजन होना है। वाराणसी में गूंजेगी विक्रमादित्य की शौर्य गाथा। 3 से 5 अप्रैल को होगा महानाट्य का मंचन।
महानाट्य के मंचन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। लगभग 1 घंटे 45 मिनट का ये नाट्य मंचन होना है। तैयारियों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो धर्म नगरी में यह आयोजन किया जाना है। भारत के शौर्य और वैभव की ये भव्य प्रस्तुति देखने को मिलेगी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 3 अप्रैल से लेकर के 5 अप्रैल को ये महानाट्य का मंचन होना है और इसको लेकर के तैयारियां यहां पर जोर शोर से चल रही है। लगभग 1 घंटे 45 मिनट का होगा ये नाट्य मंचन। धर्मनगरी में गूंजेगी सम्राट विक्रमादित्य की भव्य गाथा। तो वाराणसी में विक्रमादित्य की शौर्य गाथा सुनने को यहाँ पर लोग 3 से 5 अप्रैल तक पहुंच सकते हैं। महानाट्य का जो मंचन है वो होना है। महानाट्य के मंचन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। वाराणसी से धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, महत्वपूर्ण आयोजन होने जा रहा है। विक्रमादित्य की शौर्य गाथा का ये मंचन होगा 3 तारीख से। तैयारियां कहां तक हो गई हैं पूरी? लगभग अब अंतिम रूप जो होता है वो पूरी तरह से देखने को ग्राउंड में मिल रहा है। हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के निदेशक संजय यादव जी हैं। सर, क्या तैयारियां हैं पूरी और किस तरीके का आयोजन होगा? क्योंकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का समागम, यहाँ की संस्कृति और वहाँ का इतिहास किस नजरिए से देखते हैं और कितना बड़ा इम्प्लीमेंट होगा आगे चल के भविष्य में युवा पीढ़ी को कई प्रेरणादायक कहानियां और काफी की संस्कृति जोड़ेगा? ये बहुत हमें भी बड़ा अच्छा है कि हम उत्तर प्रदेश में आके ये नाट्य मंचन का 3 दिवसीय कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके पहले हैदराबाद में और उसके बाद दिल्ली में इसका महानाट्य का मंचन किया जा चुका है और हजारों की संख्या में इस नाटक का आनंद लोगों ने, जनता ने लिया है और सम्राट विक्रमादित्य के इतिहास और उनके शौर्य से जानकारी जो सभी लोग परिचित हुए हैं। युवाओं में अभी तक तो ये लोगों को ये पता नहीं था कि विक्रम संवत क्या होता है और विक्रम संवत के माध्यम से जो लोगों को सम्राट विक्रमादित्य ने ही इसका प्रवर्तन किया था, वो जानकारी इस माध्यम से और पहुंच रही है। सर, ये है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक काशी विश्वनाथ जी को उस काल की घड़ी अर्पित की जा रही है। उस घड़ी का महत्व क्या है और कुछ ऐसी चीजें उसमें डायरेक्शन है जो उस लगभग 18 भाषाओं में 180 डायरेक्शन देगी। क्या उसका किस बिंदु पे वो काम करेगी और काशी विश्वनाथ को अर्पित होगी? अब जी, ये काशी विश्वनाथ को जो अर्पित होने वाली जो वैदिक घड़ी है, ये जो भारतीय कालगणना के आधार पर तैयार की गई है और इसमें जो है वैदिक पद्धति से जो पंचांग में अपन अभी तक पंचांग जो है ब्राह्मणों के घर में अपन जो तिथियों के आधार पर जिसको करते थे, उसका डिजिटल वर्जन और उसी का जो है एक विक्रमादित्य विक्रमादित्य पंचांग भी हम लोगों ने इस साल का जारी किया है। वो हार्ड कॉपी में है और ये डिजिटल जो घड़ी है इसका इसके माध्यम से जो 30 घंटे का जो साल में दिन का जो माना 15 घंटे सुबह 15 घंटे शाम, जबकि ग्रीनविच में 24 घंटे का जो टाइम स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। पर ये पुरानी पद्धति है तो इसके माध्यम से जो गणना होती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर जिस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन बड़ा भव्य होने जा रहा है, 3 से 5 अप्रैल को होगा महानाट्य का मंचन और इसे लेकर के वाराणसी चले बात धार की कर लेते हैं, जहां पर भोजशाला विवाद को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में आज अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस मामले में अब सोमवार से रोजाना सुनवाई की जाएगी, जिससे जल्द फैसले की उम्मीद बढ़ गई है। तो जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच इस केस को सुन रही है। आज 4 याचिकाओं और 1 अपील पर सुनवाई हुई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नियमित सुनवाई से न्याय प्रक्रिया तेज होगी। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वरिष्ठ वकील भी मौजूद रहे। आज साहब ने सबकी बात सुनकर और फिर 6 तारीख से जो है कंटिन्यूस सुनवाई का आदेश दिया है कि 6 तारीख से कंटिन्यूस सुनवाई की जाएगी इसमें। और हमने हालांकि ये साहब से फिर रिक्वेस्ट करी थी कि क्योंकि सिविल सूट ऑलरेडी लग चुका है तो इसलिए सिविल सूट की जो है पहले अनिवार्यता उसको चलने दिया जाए और उसको कंटिन्यू किया जाए।
के मामले की सुनवाई हुई है, जिसमें सभी पक्षों ने उपस्थित होकर कल जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की जो एक SLP लगी थी उसमें जो आदेश दिया है वो न्यायालय को अवगत कराया है। साथ ही इसमें सभी पक्षों की ओर से उस आदेश को अवगत कराने के बाद माननीय न्यायालय ने 6 अप्रैल सोमवार के दिन तारीख डिसाइड करी है। उस दिन से दोपहर 2:30 बजे से इस मामले की सुनवाई शुरू होगी और क्रमवार 5 पिटीशन चल रही है, तो क्रमवार पहले पिटिशनर्स को, उसके बाद रेस्पोंडेंट्स को, उसके बाद इंटरवीन एप्लीकेशंस को, सबको क्रमवार माननीय न्यायालय समय देगा और सुनेगा और अगली तारीख जो है वो 6 अप्रैल ऐसी डिसाइड हुई है। नागदा में कर्नाटक राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत के पोते और निजी अस्पताल संचालक मनीष गहलोत के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के BMO डॉक्टर शिवराज कौशल ने बिरला ग्राम थाने में लिखित शिकायत का आवेदन बुधवार को दिया है। अब इसमें उन्होंने सरकारी अस्पताल से सीएम हेल्पलाइन डेटा वाला CPU जबरन ले जाने और रोकने पर मारपीट करने समेत पत्नी को उठाने तक की धमकी देने का आरोप भी लगाया है। BMO ने बकायदा आवेदन देकर शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। आरोपी पर यह भी आरोप है कि वे अपने निजी अस्पताल में सरकारी अस्पताल से प्रसूताओं को भेजने और निजी क्लिनिक को बंद करने का दबाव बना रहे थे। आपको ये भी बता दें कि 25 मार्च को आरोपी के CPU ले जाने का CCTV फुटेज भी सामने आया था। वहीं अब BMO ने कार्रवाई के साथ सुरक्षा देने की मांग की है। अगर पुलिस जांच के बाद उचित कार्रवाई की बात कह रही है। बिलासपुर के अग्रसेन चौक स्थित नामी ज्वेलरी शोरूम PC ज्वेलर्स एक बार फिर से विवादों में घिर गया है। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन ने शोरूम पर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करने और आभूषणों की बायबैक पॉलिसी में पारदर्शिता नहीं रखने का गंभीर आरोप लगाया है। अब इस पूरे मामले में एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कमल सोनी ने बिलासपुर पुलिस अधीक्षक को लिखित में शिकायत सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल एसोसिएशन के मुताबिक हरसिया निवासी पारस पटेल ने 11 जून 2018 को PC ज्वेलर्स से 5.620 ग्राम सोने का हीरा जड़ित अंगूठी खरीदी थी, जिसमें 0.46 सेंट हीरा लगा था। उस समय अंगूठी की कीमत 85,000 रुपए चुकाई गई थी। अब ग्राहक उसी अंगूठी को वर्तमान बाजार दर पर जब बेचने के लिए पहुंचा तो शोरूम पहुंचा तो उसे खरीद कीमत से भी कम राशि देने की पेशकश की गई, जबकि पिछले 8 वर्षों में सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। अब एसोसिएशन का दावा है कि मेकिंग चार्ज घटाने के बाद भी अंगूठी की कीमत कम से कम 1,17,299 रुपए होनी चाहिए, लेकिन शोरूम प्रबंधन इसे मानने को तैयार नहीं है। मामले में एक और बड़ी खामी बिलिंग प्रक्रिया को लेकर सामने आई है। आरोप है कि शोरूम द्वारा दिए गए बिल में सोने का भाव, हीरे का मूल्य और लेबर चार्ज अलग अलग नहीं दर्शाए गए हैं, बल्कि केवल कुल वजन और कुल कीमत ही लिखी गई है। एसोसिएशन का कहना है कि इस तरह की बिलिंग से ग्राहकों को वास्तव में कीमत की जानकारी नहीं मिलती है, उन्हें भ्रम में रखा जाता है। तो सराफा एसोसिएशन ने इसे ब्रांडेड ज्वेलरी शोरूम द्वारा किया गया लूट बताया है। कमल सोनी ने चेतावनी दी है कि इस मामले की शिकायत BIS उपभोक्ता फोरम और अन्य संबंधित संस्थाओं में भी की जाएगी। साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ में भी इसके खिलाफ जन जागरूकता अभियान और आंदोलन चलाने की तैयारी की जा रही है। बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम द्वारा भ्रामक प्रचार से उपभोक्ताओं को जो ठगने का काम, झूठे भ्रामक प्रचार से उपभोक्ताओं को ठगने का जो काम करते हैं, इससे हमारे जो मध्य और निम्न और जो भी सराफा के जो एक्चुअल है व्यापारी है वो अनैतिक तरीके से ठगे जा रहे हैं। 2018 का मामला है, एक उपभोक्ता 85,000 की एक डायमंड की रिंग खरीदता है। डायमंड की रिंग होती है, उसका डायमंड का वजन होता है 46 सेंट सॉलिड सिंगल पीस में। सोने का वजन है 5 ग्राम 600 मिलीग्राम। बिल में ना तो मेकिंग चार्ज लिखा हुआ है, ना सोने का रेट लिखा हुआ है और ना ही डायमंड का रेट लिखा हुआ है, सिर्फ डायमंड का वजन लिखा हुआ है और 85,000 की अंगूठी बता के दी जाती है। रतनपुर में एक विशेष समुदाय की महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। थाना ग्राम पिंडरवा का है। आरोपियों ने तलवार से हमला कर महिला की जान ले ली। अब इस पूरे हमले में परिवार के दूसरे सदस्यों को भी निशाना बनाया गया है, जिससे करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को शक है कि अवैध संबंध के शक में हत्या की गई। फिलहाल मामले की जांच जारी है। बागेश्वर सरकार की हनुमंत कथा के दौरान
छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक मुस्लिम परिवार ने सनातन धर्म अपना लिया। बागेश्वर सरकार के दिव्य दरबार मंच से अनवर खान, उनकी पत्नी हसीना और 2 बेटों ने वेद मंत्रों के साथ सनातन धर्म ग्रहण किया। अब इस दौरान गंगा जल से शुद्धिकरण, तिलक और भगवा पट्टिका पहनाई गई। परिवार का नामकरण भी हुआ। अनवर बने अर्जुन सिंह, पत्नी हसीना बनी प्रिया सिंह और बच्चों के नाम भी बदले गए। परिवार का कहना है कि उन्होंने बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से यह फैसला लिया है। तो कार्यक्रम के दौरान उन्हें धार्मिक ग्रंथ और प्रतीक भी भेंट किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मूर्ख दिवस पर उज्जैन की कालिदास अकादमी में 53वें अखिल भारतीय टेपा सम्मेलन धुरंधर टेपा सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हास्य और व्यंग्य का अनूठा संगम देखने को मिला, जहां देश भर से आए कवियों और कलाकारों ने दर्शकों को गुदगुदाया। सम्मेलन में फिल्म धुरंधर 2 में जमील जमाली का किरदार निभाने वाले एक्टर राकेश बेदी भी शामिल हुए। तो राकेश बेदी को सम्मेलन में टेपा सम्मान से सम्मानित किया गया। साथ ही सामाजिक कार्यों में योगदान देने वाली जानी मानी हस्तियां समेत INH न्यूज के संवाददाता राहुल यादव को स्वर्गीय सत्यनारायण गोयल स्मृति टेपा सम्मान से सम्मानित किया गया। इस दौरान राकेश बेदी ने कहा कि जब कोई तुमसे ये कहे कि बच्चा है तू मेरा, तो उससे बच के रहना। क्योंकि आज जितने पुराने लोग हैं उनका तो रिवीजन हो ही जाएगा, नए लोग जो आएंगे। पूरे देश में राम भक्त हनुमान का जन्मोत्सव बड़े ही उत्साह और भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। जबलपुर में भी जन्मोत्सव को लेकर लोगों में बेहद उत्साह है। प्राचीन और प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। GCR फैक्ट्री के पाट बाबा हनुमान मंदिर का जायजा लिया INH जबलपुर संवाददाता फतेह सिंह ने। पूरे देश के साथ संसारधानी जबलपुर में हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस समय हम मौजूद हैं जबलपुर के पाट बाबा मंदिर में, जहां पर विराजे बजरंगबली की यहाँ पर बड़ी ही लोगों में बड़ी ही आस्था है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह बड़ी संख्या में जो यहाँ श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पाट बाबा के दर्शन करने और उनकी पूजा करने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पर जो पाट बाबा और यानी कि बजरंगबली यहाँ विराजे हैं, किस तरह जो लोग हैं वो यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं और महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बड़ी संख्या में ये यहाँ पर पूजन अर्चन बजरंगबली की करते नजर आ रहे हैं। प्रातः 5 बजे से ही वरिष्ठ महाप्रबंधक श्री राजीव गुप्ता जी और पाटवा जी का अभिषेक पूजन किया गया। 5:30 बजे से नियमतः क्रम चला आ रहा है। इतने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, भगवान का पूजन अर्चन कर रहे हैं। अभिषेक उपरांत प्रसाद वितरण, हवन आरती हुआ है और लोगों का तांता जुलूस देख ही रहे हैं और ये देर रात 11 बजे तक चलता रहेगा। और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि ये जो पाट बाबा हैं यानी कि बजरंगबली हैं वो यहाँ पर स्थापित है और इनका जो मनोरम दृश्य है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। साथ ही यहाँ पर जो श्रृंगार है बजरंगबली का वो सिंदूर से यहाँ पर किया गया है और साथ ही सैकड़ों की संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने जो यहाँ पर लड्डू है, अगरबत्ती है और अन्न प्रसाद है वो बजरंगबली को चढ़ाते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आज हम लोग पाट बाबा मंदिर पर आकर हनुमान जी के दर्शन करे हैं हम लोगों ने, और हमारे घर पे कन्या भोजन भी रखा गया है हनुमान जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में। और ये यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर बैठकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी फील होती है हमको और बहुत ही सुंदर यहाँ आज रात को बहुत ही अच्छा हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। का जो प्रसिद्ध मंदिर है, कहा जाता है कि 1903 में जब GCM की फैक्ट्री नहीं बन रही थी तो उस दौरान ये जो मंदिर की स्थापना यहाँ पर की गई थी और एक ब्रिटिश जो अंग्रेज शासक थे यहाँ पर, जो अंग्रेज था स्मिथ, उसके सपने में आकर पाट बाबा ने उन्होंने कहा था कि हमारी मूर्ति यहाँ पर है, जब मंदिर आप बनाएंगे तो यहाँ पर ये जो आपकी फैक्ट्री है वो यहाँ पर बन जाएगी। और यही कारण है कि जो पाट बाबा का मंदिर है ये संस्कारधानी जबलपुर ही नहीं बल्कि देश विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान के लिए जाना जाता है। जबलपुर से हमारे सहयोगी संतोष मोल के साथ फतेह सिंह।
चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे INS 24/7 के साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।